अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक सालेहा आबदीन और इनकी लिखी हुई कहानी अफसाना मगर वो टूट गई। सबसे पहले हम मुसन्निफ के हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे, फिर अफसाना पढ़ूंगी। आप इस वीडियो को इत्मीनान से देखें। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार इत्मीनान से देखेंगे तो आपको पूरा सबक अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में आपको इस सबक से जो सवाल जवाब पूछे जाएंगे आप इसे आसानी से कर पाएंगे और इसका जवाब आसानी से लिख पाएंगे। अगर इस तरह आप हर वीडियो को देखेंगे तो आपके इम्तिहान की तैयारी बहुत अच्छी होगी। और मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप सवाल जवाब याद करके एक बार लिख लें तो आपके एग्ज़ाम में पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि जो भी आपकी गलती होती है, कमी होती है, वो दूर हो जाती है और आप अच्छे से एक एक आंसर क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और आपका कोई भी अल्फाज गलत नहीं होगा। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ की हालात ज़िंदगी, फिर उसके बाद इनका लिखा हुआ अफसाना पढ़ेंगे मगर वो टूट गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालेहा आबिद हुसैन का असली नाम मसदाक फातिमा था। वो ख्वाजा गुलाम सकलैन की साहिबजादी और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की बीवी थी। वो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के खानदान में पानीपत में पैदा हुई। लिखने पढ़ने का शौक उन्हें बचपन ही से था। मशहूर मुसन्निफ, फ़लसफ़ी और माहिर तालीम डॉक्टर आबिद हुसैन से शादी के बाद इनके तसनीफ़ व तालीफ के शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा हुआ, लेकिन इनकी बुनियादी हैसियत नावल नवेस और अफसाना निगार की है। सालेहा आबिद हुसैन थी, उनका नाम मसदाक फातिमा था और इनकी शादी किससे हुई? मशहूर मुसन्निफ आबिद हुसैन से इनकी शादी हुई। और ये किस खानदान से थे? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के खानदान से थी। और ये तो एक नावल निगार थी और एक अफसाना निगार थी। सालेहा आबिद हुसैन अपने कलम के जरिए तहरीक आज़ादी में शरीक रही। उन्होंने अपने नावलों, अफसानों और ड्रामों के जरिए इंसानी और तहजीबी कदरों को आम किया और औरतों के मसाइल और समाजी खराबियों की इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई। हुकूमत हिंद ने इनको पद्मश्री का एजाज़ अता किया। कई सूबाई अकादमियों ने भी इन्हें इनाम दिया। इनके नावलों में अजरा, आतिशे खामोश, कतरे से गहर होने तक, यादों के चिराग और अपनी अपनी स्लेब खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। अफसानों के 4 मजमूए भी शाया हुए। इनके बहुत सारे नावल के मजमूए हैं, अफसाने के मजमूए हैं और इनके नावल ये सब हैं: अजरा, आतिशे खामोश, कतरे से गहर होने तक, यादों के चिराग और अपनी अपनी स्लेब खास करके क्या है, काबिल ज़िक्र हैं। तो ये हमने पढ़ लिया इनके बारे में, मुसन्निफ़ा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आज की कहानी। आज का जो अफसाना है उसको पढ़े मगर वो टूट गई। सालेहा आबिद हुसैन का अफसाना है। इसमें मुस्लिम माशरा बल्कि हिंदुस्तानी समाज के एक अहम मसले पर कलम उठाया गया। हमारे मुस्लिम माशरा और हमारी जो समाजी ज़िंदगी है हिंदुस्तान की, उस पर उन्होंने लिखा है। औरत की ज़िंदगी पर लिखा है। पुराने ज़माने में औरत बहुत सीधी गाय की तरह होती थी। उसे जैसे भी कहा जाता था वह वैसा ही करती थी। बस के ससुराल गई तो एक तरह से लगता है गाय की तरह खूंटी में बांध दिया जाता था और वो सीधी बस काम करते करते दिन भर गुजर जाता था। लेकिन आजकल की औरत क्या हो गया है, बेदार हो चुकी है और इसमें एक नया अज़म और एक नया हौसला हो गया है। वो अपने आप को कमज़ोर नहीं बताना चाहती है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। और इस कहानी की हीरोइन के अज़म जो है, औरत के अफसाने की जो हीरोइन है, वो अपने इर्द गिर्द बहुत सी नाकाम शादियों को देखती है, फिर भी कोशिश करती है कि वो अपनी शादी को बचा कर रखे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूर किसी घंटे ने 2 बजाए। इसके वसी बेडरूम के हाथी दांत के लैंप में नीला 0 बल्ब रोशन था, जिसकी ठंडी रोशनी में हर चीज बेजान सी नजर आ रही थी। सिंगार मेज पर सजी सैकड़ों शीशियां, बोतलें, ब्रश वगैरह वगैरह।
डबल बेड का कीमती बिस्तर और नीला नाइट गॉन, छत पर लटका छोटा सा ब्लोरें झाड़, हर चीज इसका मुंह चिढ़ा रही थी। बराबर के कमरे में बच्चे अपनी आया के साथ आराम कर रहे थे। दूसरे नौकर अपने अपने क्वार्टर में मोहे ख्वाब होंगे। हाँ, सिर्फ इसकी आंखों से नींद गायब थी। 2 बज चुके, ना वो आए ना नींद आई। जिस तरह वो रूठे रूठे हैं, इसी तरह नींद भी रूठी गई है। वो डबल बेड के दूसरे हिस्से पर लोट लगाकर आ गई और इनके तकिए पर सर रखकर या आंखों में आंसुओं का एक सैलाब सा उमड़ा, जो इसके गालों पर लुढ़कते, कनपट्टियों पर से फैलते नरम तकिए में जज्ब होते रहे। सामान दीवान पर इन दोनों के कद आदम रंगीन तस्वीर आवेजा थी। इनकी शादी की तस्वीर, इसके चेहरे पर शर्मिली और मसरूर मुस्कुराहट, और इनकी आंखों में इश्तियाक है, शरारत है और तजस्सुस भी। शादी शादी शादी, शादी या बर्बादी, कितनी बर्बादियां इसने अपने चारों तरफ देखी थी। अम्मा की जिंदगी, भाभी का अंजाम, इसकी प्यारी सहेली मनोरमा की खुदकुशी, इसके टीचर की तनहा उदास जिंदगी, 2-4 नहीं 20 नाकाम शादियों को इसने देखा था। यह शादी बर्बादी क्यों बन जाती है? औरतें तो मर्दों ही की इल्जाम देती हैं, मगर क्या इनका कसूर कुछ नहीं होता? क्या ये हकीकत नहीं कि शादीशुदा जिंदगी को कामयाब और मसरूर बनाना औरत का काम है? निभाने की जिम्मेदारी मर्द से ज्यादा औरत पर आती है। अगर वो चाहे तो क्या निभा नहीं हो सकता? इसने अगर कभी शादी की तो नहीं, वो लरज उठी, जाने क्या अंजाम हो। वो अभी शादी नहीं करेगी, एमए करने के बाद फिर सोचेगी। लेकिन इधर उधर की जिंदगियां देखकर वो बहुत ज्यादा हसास बल्कि शक्की हो गई थी। क्या हर्ज है अगर वो शादी ना करे और तालीम पाए, डिग्रियां ले, अच्छी सी नौकरी करे, अपना घर बनाए। इस कहानी की जो हीरोइन है वो सोच रही है कि हमारी अम्मा की शादी, हमारी दोस्त की शादी, हमारी टीचर की शादी, कितनी ही नाकाम शादी उसने देखी थी। तो वो सोच रही क्या हमारी शादी भी नाकाम होगी? फिर सोचती है कि नहीं, हमारी शादी नाकाम नहीं होगी, वो अपना घर बनाएगी। मगर ये नाकाम जिंदगियां, ये जुदाइयां, ये ताल्लाक़ें, इसमें मर्द से ज्यादा औरत का कसूर है। शायद वो चाहे तो वो सहारना सीखे, घर बनाना या बिगाड़ना औरत के हाथ में है। भाभी का मिजाज खुदा की पनाह, बाजी खुददारी और आन बान, शौहर से मुकाबले। मनोरमा हद से ज्यादा हसास ना होती और इतनी बेजबान तो शायद खुदकुशी की नौबत ना आती। इसने सबकी शादी का देखा था, अपनी भाभी का भी मिजाज, अपनी बाजी की खुददारी भी, और इसकी दोस्त हद से ज्यादा क्या थी? हसास थी, जिसने खुदकुशी कर ली थी। अम्मा इस रिश्ते के खिलाफ थी। खानदान और बाजी को उम्र पे तराज था और भाई साहब खुल्लम खुल्ला कहते थे कि मिजाज का बहुत तेज है। अलबत्ता अब्बा मियाँ कहते हैं ज़हीन है, आला तालीम याफ्ता है, इतनी पोजीशन है, दर्जा अहदा क्या ना था इनके पास। और फिर ये मुस्कान, खामखा लोग मुखालफत करते हैं। 15-17 बरस का फर्क है, क्या हुआ? मर्द की उम्र में फर्क होना ही चाहिए, लड़की जल्दी मैच्योर हो जाती है। मिजाज सभी मर्दों का तेज होता है। औरत अगर मिजाज सनाश हो तो, यानी मिजाज जानने वाली, तो अम्मा, बाजी, भाभी, मुनरमा, शांति, इन सब की जिंदगियां इसकी नजर में हैं। सबकी कमजोरियां भी वो जानती हैं। इसका अज़म था कि वो इनका दिल जीतेगी, इसके लिए नागजीर बन जाएगी, इसके मिजाज को सहारेगी, इसे खुश रखेगी। मैं निबाह करना जानती हूँ, निबाह करके दिखाऊंगी, और सबको हथियार डालने पड़े। वो इनकी बन गई। एक के बाद दूसरी बेटी हुई तो इस रोशन ख्याल, आला तालीम याफ्ता मर्द के चेहरे पर नागवारी के बल पड़ गए, जैसे ये इसकी इख्तियार की बात थी। अब इस लड़की की क्या होती है? शादी हो जाती है। वो शादी तो कर लेती है और सोचती है कि मैं जरूर निभाऊंगी और अपने शौहर का दिल जीत लूंगी। लेकिन शादी के बाद क्या हुआ? उसकी एक बेटी होती है, दूसरी बेटी होती है, दूसरी बेटी के बाद क्या होता है? उसके शौहर का चेहरा नागवार हो जाता है और वो खुश नहीं होते हैं, और ऐसे लगता है जैसे ये सब इसके इख्तियार में हो। बच्चियों ने जाना ही नहीं कि बाप की मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है। खालाएं, फूफियां, महल्ले पड़ोस वाले जिन बच्चों के भोले चेहरों और प्यारी बातों पर जान देते, मामू चचा जिनसे इतनी मोहब्बत करते, वो डैडी की सूरत को तरसती रही और माँ की मोहब्बत से महरूम। मगर इसे तो निबाह करना था,
इसके लिए इसने वो सहा जिसका इतराफ खुद अपनी जात से भी करना नहीं चाहती थी। अब ये लड़की ने अहद कर लिया था कि मैं निभा कर रहूंगी, इसीलिए वह शौहर के हर बात को सहती रही। बच्चों को उसने प्यार भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, सब बात को सहती रही, नजरअंदाज करती रही और सहती रही। सारा खानदान ये समझता था कि शौहर इसे बेहद चाहता है, आंख से ओझल नहीं होने देता, हजारों में खेलती है, हर जरूरत और ख्वाहिश पूरी होती है, हर ऐशो आराम मुयस्सर है। ऐसी खुशकिस्मत लड़कियां कम होती हैं। खुशकिस्मत, हाँ, इसने सबको यही एहसास दिलाया था। ये जब अपने मैके जाती थी तो किसी को एहसास नहीं होती थी कि ये गमगीन है या इसका शौहर इसे नहीं चाहता है। ये दिखाती थी कि मैं बहुत खुश हूं और सब लोग इसे खुशकिस्मत समझते थे। वो जलते दाग, वो टपकते जख्म, वो मजरूह खुददारी, अपनायत का वो मजबूर एहसास किसने देखा, कौन देख सकता था, जिसको वो 15 साल से सहार रही थी। इसकी आंखों से जलते आंसुओं की बारिश हो रही थी। इसने इस आली खानदान, तालीम याफ्ता, खुद मुख्तार लड़की ने क्या नहीं सहा। रात रात भर टांगे दबाई, दिन भर खाने पकाए और अपने हाथ से खिलाए। जब शोशो पैदा हुआ तो कुछ अरसे मिजाजी खुदा ने बेटे की माँ बन जाने के बाद इसका ख्याल किया। वो कदर और इज्जत जो कुछ अरसे बाद फिर खाक में मिल गई। जब इसका बेटा पैदा हुआ तो शौहर ने इसकी क्या किया, कदर और इज्जत की, लेकिन कुछ दिन बाद ये भी क्या हो गया, खाक में मिल गई। 4 बजे की आवाज पर वो चौंक पड़ी। खिड़की में से चांद की किरणें शीशे पर धुंधला सी गई थी। वो अब तक नहीं आया और अब ये कौन सी नई बात है। कब से ये आग सीने में भड़क रही है और वो इन शोलों को बुझाने और दबाने की जद्दोजहद में लगी है। कब से इसके सीने में ये आग क्या है, दबी हुई है और अपने आप को ये क्या कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है और मेहनत कर रही है कि मैं अपने शौहर को सहार लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। चंद दिन को भैया के पास चली जाऊं। हाँ जाओ ना, तुम्हें किससे मोहब्बत ही नहीं है। पहली बार इसने ये जुमला सुना तो हैरान रह गई। मुंह से निकला, क्या सचमुच चले जाऊं? और क्या, स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं, और तुम मेरे बगैर, मैं खूब रह लूंगा तुम्हारे बगैर। तुम्हारी लड़की इतनी बड़ी हो चुकी है, इसको मोहब्बत दो, दूसरे बच्चों को संभालो, मेरा पीछा छोड़ो। वो गुमसुम हैरान इसका मुंह तकती रही। वो ऐसा बेनियाज बेताल्लुक बैठा रहा जैसे कोई बात ही ना हो। दूर कहीं से मुअज्जिन की आवाज बुलंद हुई। इसने बैठकर सर ढक लिया। खिड़की में से फटती पौकी हल्की दुधिया रोशनी पर इसकी नजर जम गई। उषा, इसकी जिंदगी में अब उषा की कोई किरण चमकेगी क्या? वो लड़की इससे ज्यादा हसीन नहीं हो सकती। कल इसने इनसे साफ साफ बात करने का तहैया कर लिया था, लेकिन एक जुमला सुनकर ही उन्होंने इसकी बात काट दी थी। तुमने जो सुना सब ठीक है, मगर तुम कौन होती है एतराज करने वाली? वो तो मेरी जान के साथ है, तुम चाहो तो छोड़ सकती हो। अब इसका शौहर क्या हुआ, किसी दूसरी लड़की को चाहने लगा, उषा को, और क्या बोला इसे, तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, वो तो मेरी जान के साथ है। नहीं नहीं नहीं, हिस्टेरिक अंदाज से इसके मुंह से चीखें निकली। नहीं, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसी आती जाती औरतें मेरी जगह नहीं ले सकती। आपके बच्चे बेटियां हैं, बेटा है, तुम्हें पैसे की कमी ना होगी, जितना चाहोगी मिलेगा। शौहर क्या कहता है, तुम्हें पैसे की कमी नहीं होगी, जितना चाहोगी मिलेगा, लेकिन मैं तो शादी करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसे की नहीं, आपकी जरूरत है, बच्चों को बाप की जरूरत है, बके जा। और ये कहते वो बाहर निकल गए। अब क्या था उसका शौहर, कितने बुरे अंदाज में बोला कि बके जा, और ये कहते वो बाहर निकल गया। अब सूरज निकल आया था। आए हैं, बच्चों को तैयार कर रही थी। ननंद की आवाज गूंज रही थी। इसकी मुलाजमा दोबारा नाश्ते का तकाजा करने आ चुकी थी, मगर वो इस तरह नाइट गॉन में मुसहरी पर बैठी थी और सोचे जा रही थी। नहीं, ये शादी नहीं, टूट नहीं सकती। मैं सब सहारूंगी, सब कुछ झेलूंगी, मगर इसे छोड़ूंगी नहीं। औरत की जिंदगी में सख्त वक्त भी आते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो पछताएंगे, और वो लड़की वो खुद इन्हें छोड़ देगी। मेरी जगह कौन ले सकता है? सोचो औरत कितनी खुददार होती है और कितनी शौहर को चाहने वाली, अपने घर बसाने वाली। उसने क्या सोचा कि मैं अपने शौहर को कभी नहीं छोड़ूंगी, और वो लड़की जो है वो तो आती जाती है, वो आज न कल चली जाएगी। बेगम साहब, आपका नाम, आपके नाम का खत है। मुलाजमा ने एक बड़ा सा लिफाफा इसके कांपते हाथों में दे दिया। जाने क्या है, इसका दिल लरज रहा था। बड़ी देर बाद इसने लिफाफा चेक किया। आह, तो वो टूट गई।
तलाक नामा इसके हाथ से फर्श पर गिर पड़ा था और वो फटी फटी आंखों से दीवार को तके जा रही थी और एक जुमला बड़बड़ाती जाती थी, मगर वो टूट गई, टूट गई, टूट गई। ये अफसाना है और औरत की जिंदगी पर लिखा हुआ कि औरत के साथ औरत चाहे भी कितना भी कोशिश करे कि मैं सहार लूंगी, मैं सह लूंगी, मैं किसी तरह जिंदगी काट लूंगी अपने शौहर के साथ, लेकिन मर्द अगर किसी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता तो वो क्या करता, वो औरत को पसंद नहीं करता और किसी तरह छोड़ ही देता है। जैसे इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और बेचारी वो टूट गई। यह अफसाना सालेहा आबिद हुसैन का लिखा हुआ। आइए पढ़ते हैं लफ्ज और मायने। मुंजमिद होना यानी जमा हुआ, ठहरा हुआ। नाला यानी बेजार। हरासा माने डरा हुआ। ओझल नजरों से छिपा हुआ। हिस्टेरिक अंदाज यानी चीखना, चिल्लाना, रोना। हिस्टेरिया एक बीमारी होती है जिसमें इंसान का जहनी तवाजुन बिगड़ जाता है और वो मुख्तलिफ तरह की हरकतें करने लगता है। खुददारी यानी अपनी इज्जत का पास। आइए पढ़ते हैं गौर करने की बात। इस कहानी के दो रुख हैं। इस कहानी में जहां लड़कियों पर मुजालिम की दास्तान बयान की गई है, वहीं गैर जिम्मेदार मर्दों पर भी तंज किया गया है। जहां पर औरत के साथ जुल्म होता है तो गैर जिम्मेदार मर्दों पर भी तंज है। इसके शौहर बहुत गैर जिम्मेदार थे, बेटा बेटी होने के बावजूद उसने क्या किया, अपनी बीवी को तलाक दे दिया। ये कहानी हमारे माशरे की इन खातून की तस्वीर कशी करती है जो आए दिन ऐसे हालात से मुकाबला करती हैं जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है। शौहर के बुरे बर्ताव के बावजूद बीवी किसी न किसी तरह खा वो अपने खानदान की इज्जत या अपने बच्चों की खातिर निभाने की कोशिश करती है। सालेहा आबिद हुसैन की ये कहानी जिस जमाने में लिखी गई, उस वक्त की तालीम याफ्ता लड़कियां जुल्म सहने के बावजूद खामोश रहती थीं, लेकिन आज की औरत बेदार हो चुकी है। वो शौहर के इस घिनौने अमल के बाद खामोश नहीं बैठती। इसको सदमा तो जरूर पहुंचता है, लेकिन इसके बाद इसके अंदर एक नया अज़म पैदा हो जाता है। आज मैं इसमें मगर वो टूट गई का खुलासा कराऊंगी और सवाल जवाब पूरा कराऊंगी, समझाऊंगी और बताऊंगी। आप इसे अच्छी तरह पढ़ ले और समझ ले ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। आइए पढ़ते हैं मगर वो टूट गई का खुलासा। मगर वो टूट गई में सालेहा आबिद हुसैन ने मुस्लिम माशरा बल्कि हिंदुस्तानी समाज के एक अहम मसले पर कलम उठाया। एक जमाना था जब हिंदुस्तानी लड़की को एक गाय बल्कि मजलूम गाय समझा जाता था। इसे जिस खूंटे से बांध दिया जाता था बंध जाया करती थी, लेकिन आज की औरत बेदार हो चुकी है। इसमें एक नया अज़म, एक नया हौसला है। पहले जमाने में क्या होता था, लड़कियां बहुत सीधी होती थी, बल्कि गाय की तरह, अगर गाय की तरह बांध दिया जाए इस खोटे में तो बन जाती थी और हर तरह का दुख मुसीबत बर्दाश्त करके रह जाती थी। लेकिन आज की औरत क्या है, बेदार हो चुकी है, पढ़ी लिखी है, नए जमाने की औरत है और उसके अंदर नया हौसला और नया अज़म पैदा हो चुका है। एक ऐसी पुरअज़म औरत इस अफसाने की हीरोइन जो अपने इर्द गिर्द बहुत सी नाकाम शादियों को देखती है। वो अपने माँ पर हुए मुजालिम से भी आशना है। वो भाभी और बाजी और मनोरमा की नाकाम शादियां और मनोरमा की खुदकुशी भी देखती है। इसके जहर में बेशुमार सवाल कुलबुलाते हैं, शादी या बर्बादी, ये नाकाम जिंदगियां, ये जुदाइयां, ये तलाक़ें। इसमें मर्दों से ज्यादा औरतें कसूरवार नजर आती हैं और वो एक अज़म करती है कि वो अपनी शादी को नाकाम नहीं होने देगी। वो किसी ना किसी तरह एडजस्टमेंट कर ही लेगी, निभाह कर लेगी। और इस निभाह के लिए इसने वो सहा जिसका एतराफ वो खुद अपनी जात से भी नहीं करना चाहती थी। वो अपने आप में सोचना भी नहीं चाहती थी, समझना भी नहीं चाहती थी उसने क्या क्या सहा है अपने शौहर के लिए, कि क्या क्या बातें उन्होंने सुनी है और क्या सहा है। लेकिन सिर्फ शादी बचाने के लिए उसने सब कुछ सहा है। वो मुजस्समे खिदमत गुजार बन गई, लेकिन सिर्फ बेटे के पैदा होने पर शौहर का चंद दिन का इल्तफात मिल पाया, वरना वही बेरुखी, वही हाकिमियत का अंदाज। और फिर अचानक इसे महसूस हुआ जैसे इसका शौहर इससे कहीं दूर चला गया है, कोई दूसरी लड़की इसके शौहर की जिंदगी में आ गई है।
اس نے لاکھ حالات کو سنبھالنا چاہا مگر بات بنی نہیں، اور ایک دن شوہر کا بھیجا ہوا لفافہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے لفافہ لرزتے ہاتھوں سے کھولا، وہ تو ٹوٹ گئی۔ طلاق نامہ اس کے ہاتھ سے فرش پر گر پڑا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیوار کو تکے جا رہی تھی اور ایک جملہ بڑبڑاتی ہے، مگر وہ ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کی بھابھی کیسی زبان کی تیز تھی، ان کی امی کو بھی اپنے دیکھا تھا، سب کی شادی شدہ زندگی کو وہ دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے سوچا تھا کہ میں اپنی شادی کو ضرور بچاؤں گی، اپنے شوہر کا سب بات برداشت کروں گی اور اسے ایسا محبت دوں گی کہ وہ میرا ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا نہیں، اور اس کے شوہر نے اسے آخر طلاق دے دی۔ آئیے آپ سوال جواب پڑھتے ہیں۔ سوال 1 ہے، مصنفہ نے بھابھی، باجی اور منورما کی شادیوں کی ناکامی کے کیا اسباب بتائے ہیں؟ تو جواب لکھیں گے، مصنفہ نے بھابھی کی بدمزاجی، باجی کی خودداری اور آن بان اور شوہر سے مقابلے، اور منورما کا حد سے زیادہ حساس ہونے اور بدزبان ہونے کو ان کی شادیوں کی ناکامی کا سبب بتایا ہے۔ اب سوال 2 ہے کہ افسانے کی ہیروئن کو پورا خاندان خوش قسمت کیوں سمجھتا ہے؟ تو جواب کیا لکھیں گے؟ ہیروئن کا سارا خاندان سمجھتا تھا کہ شوہر اسے بہت چاہتا ہے، آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، ہزاروں میں کھیلتی ہے، ہر ضرورت اور خواہش پوری ہوتی ہے، ہر عیش و آرام میسر ہے، ایسے خوش قسمت لڑکیاں کم ہوتی ہیں۔ سوال 3 ہے، افسانے کی ہیروئن ہر طرح کے حالات سے نباہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ تو جواب لکھیں گے، افسانے کی ہیروئن ہر طرح کے حالات سے نباہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ گھر بنانا یا بگاڑنا عورت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر طرح کی تکالیف برداشت کر کے بھی یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اس نے نباہ کر دیا۔ سوال 3 ہے، اس افسانے کا ہیرو تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود لڑکیوں کے پیدا ہونے پر بیوی سے ناراض کیوں تھا؟ تو جواب لکھیں گے، ہمارے معاشرے میں آج کل بھی لڑکیوں کو بوجھ ہی سمجھا جاتا ہے۔ افسانے کا ہیرو کے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر انداز فکر میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی، اس لیے لڑکیوں کے پیدا ہونے پر وہ اپنی بیوی سے ناراض تھا۔ لوگ کتنوں پڑھے لکھے ہو جائیں لیکن اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے۔ کیا ہوا؟ ان کی بیٹی ہونے پر، اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود کیا ہوا؟ وہ اسے ناراض تھا۔ سوال ہے، مندرجہ ذیل محاورات کو جملے میں استعمال کیجیے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکنا، خاک میں ملنا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ خاک میں ملنا، آنکھ سے اوجھل ہو جانا، ہزاروں میں کھیلنا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنا یعنی حیرت میں ڈوب جانا۔ شوہر کے اچانک مر جانے کی خبر سن کر وہ ہر ایک کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ نمبر 2 ہے محاورہ خاک میں ملنا، ختم ہو جانا۔ اس کے فیل ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے خاک میں مل گئے۔ آنکھ سے اوجھل ہونا یعنی دور چلے جانا، آنکھوں سے اوجھل ہو رہے ہو، دل سے دور نہ جانا۔ ہزاروں میں کھیلنا یعنی بہت مالدار ہونا، اسے بڑی اچھی سسرال ملی ہے، لاکھوں میں کھیلتی ہے۔ سوال 2 ہے، مزاج شناس میں شناش کا لاحقہ استعمال کیا گیا ہے، آپ بھی شناس لگا کر 3 مرکب لفظ بنائیے۔ تو جواب لکھیں گے، نبض سے کیا ہوگا؟ نبض میں شناس لگائیں تو نبض شناس، حق میں شناس لگائیں تو حق شناس، اور مردم میں شناس لگائیں گے تو مردم شناس۔ سوال 3 ہے کہ اس افسانے میں استعمال ہونے والے 5 انگریزی لفظ لکھیے، جیسے لیمپ، ڈبل بیڈ، نیلا نائٹ گون، ٹیچر، ایم اے۔ یہ سب کیا ہے؟ انگریزی لفظ ہیں جو اس کہانی میں استعمال ہوئے، اس افسانے میں استعمال ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صالحہ عابد حسین کی افسانی نگاری کا جائزہ لیجیے۔ اگر آپ کو آ جائے کہ صالحہ عابد حسین کی افسانی نگاری کا جائزہ لیجیے تو آپ اس کو اس طرح لکھیں گے۔ جواب، صالحہ عابد حسین نے افسانہ، ناول، ڈرامے اور رپورتاج سب کچھ لکھے ہیں، لیکن ان کی بنیادی حیثیت افسانہ نگاری اور ناول نگاری ہی کی رہی ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعہ تہذیبی قدروں کو عام کیا ہے، عورتوں کے مسائل پر انہوں نے بھرپور انداز سے لکھا ہے، سماجی ناہمواریاں اور ظلم ان سے دیکھے نہیں جاتے تھے، عورتوں کے حقوق کی پامالی پر
इनका कलम बेसाख्ता चलने लगता है और वो अपने सादा सलेस और रवा दवा अंदाज में समाज के अजब और नाहमवारियों में एक जहानतदार मुबस्सिर की तरह तबसरा करती चली जाती हैं। उन्होंने अपने अफसानों के लिए मुस्लिम मुतवसत तबके का इंतखाब किया है। वो इस तबके की एक एक बात से वाकिफ हैं, इसलिए इसके मसाइल को मुअस्सर अंदाज पर पेश करने में इन्हें कोई दुश्वारी भी नहीं होती। किरदार निगारी खुसूसन औरतों की नफ्सियात पर इनकी गहरी नज़र है, इसीलिए इनके जज्बात के वो बहुत मुअस्सर अक्कासी करती हैं। ज़बान व बयान पर कुदरत है और बात कहने का फ़न आता है, इसलिए इनके अफसानों में एक जीती जागती और मुतहर्रिक जिंदगी नजर आती है। इनके अफसानों में क्या होता है? जीती जागती चलता फिरता इंसान नजर आता है। उर्दू के अफसाना निगारों में क़रतुल ऐन हैदर और असमत चुगताई जैसी कद आवर अफसाना निगारों के बावजूद सालेहा आबिद हुसैन अपना एक अहम मुकाम रखती हैं। इनके कई अफसाने उर्दू अदब में इजाफे की हैसियत रखते हैं। नंबर 2 है सालेहा आबिद हुसैन के अफसाने मगर वो टूट गई का तनकीदी जायजा लीजिए। तो जवाब लिखेंगे सालेहा आबिद हुसैन ने अपने अफसानों में बतौर खास औरतों के मसाइल को मौजू बनाया है। हुकूक निस्वा, औरतों का इस्तेहाल, औरतों की खुदी की पामाली ये सब इनसे बर्दाश्त नहीं होता। अपने इस दर्द व कर्ब को वो अफसाने में बयान कर देती हैं। आज का दौर खातीन का दौर है। आज़ादी नस्वां के नारे लगाए जा रहे हैं, औरतों की आज़ादी का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, मगर हकीकत यह है कि तालीम हासिल कर लेने के बावजूद, अच्छी मुलाजमत में होने के बावजूद भी घर में आज भी इसका इस्तेहाल किया जाता है। इस मौजू को उन्होंने अपने इस अफसाने मगर वो टूट गई में उठाया है। इस अफसाने के दो रुख हैं। एक तरफ इस अफसाने में लड़कियों पर हो रहे मुजालिम और इनके इस्तेहाल का जिक्र किया गया है, तो दूसरी तरफ तालीम याफ्ता नौजवानों की तंग नजरी और गैर जिम्मेदारी पर भी तंज किया गया है। इस कहानी में माशरे की न खातीन की तर्जुमानी की गई है जो आए दिन ऐसे हालात का मुकाबला करती हैं जैसे इस कहानी में दिखाया गया है। सालेहा आबिद हुसैन का यह अफसाना खासा पुराना है। ये जिस जमाने में लिखा गया उस जमाने में तालीम याफ्ता लड़कियां जुल्म सहने के बावजूद खामोश रहती थीं। समाज और खानदान के डर से शौहर के बुरे बर्ताव को किसी न किसी तरह से बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाती थी। इस जुल्म और इस दर्द कर्ब को सालेहा आबिद हुसैन ने बड़े मुअस्सर अंदाज में पेश किया है। मुख्तसर से अल्फाज में इस दर्द व कर्ब को समेट लिया है। मिसलन हाँ, इसने सबको यही एहसास दिलाया था। वो जलते दाग, वो टपकते जख्म, वो मजरूह खुददारी, अपनायत का वो मजबूर एहसास किसने देखा? कौन देख सकता था जिसकी को वो 15 साल से सहार रही थी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर अगले वीडियो मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।